नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संजय चौहान है और आज बेसिकली हम लोग जो टॉपर्स इंटरेक्टिव सेशन करेंगे उसमें हमारे परम मित्र जो हैं शुभेंदु यादव जी जुड़ रहे हैं हमसे और अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में वो आरआरबी फार्मासिस्ट जो वैकेंसी 2019 में आई थी उसके तहत जो है आरआरबी फार्मासिस्ट के पद पर जो है नियुक्त है गोरखपुर मंडल में। तो आज उनसे जो है उनका एक्सपीरियंस जो रहा है, अब तक की जो ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में भी बात करेंगे और कैसे एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त रहे हैं तो सारी चीज़ें थोड़ा सा ओपनली हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। हमारे जो परम मित्र हैं शुभेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और बाकी तो सभी लोगों को भी हम नमस्कार कहना चाहेंगे। जी। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों का याराना दोस्ती तो चलता रहेगा। मेन फोकस रहेगा कि जो आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो मतलब चमकदार ब्राइट रहे, और बिल्कुल ताकि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल। आरआरबी फार्मासिस्ट के बारे में बेसिकली जो मैं बताना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस, जी जी। तो उसमें ये है कि देखा जाए तो जितने भी फार्मासिस्ट की जॉब है, जैसे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो स्टेट गवर्नमेंट से तो फार बेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। बिल्कुल और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जैसे CGHS है, ESIC है, आरआरबी का है अपना। तो इसमें भी अब मैं आरआरबी में हूँ, तो मैं आरआरबी के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। बिल्कुल। बाकी बिल्कुल मेरे दोस्त ESIC में भी हैं, और CGHS में भी बिल्कुल। है। और हमारे एक हमारा मित्र हैं बाबू जो है, है बाबू सिंह, सीजीएचएस मित्र है, फार्मासिस्ट बाबू भी हैं, नाम है। तो उनसे भी उनका साझा वो करेंगे, भी है। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जी। हाँ, तो बाकी वो सब बातें तो वो लोग बताएंगे। जी जी। और मैं अपना आरआरबी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि आरआरबी का एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले कोर्स सिलेबस जो होता है उसका क्या आएगा जनरली। बाकी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में तो जनरली फार्मेसी सिलेबस से ही पूछा जाता है। जी आरआरबी में थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलता है, खास करके जो जीके के लिए जनरल नॉलेज, अपना बेसिक नॉलेज अगर अच्छा रखते हैं तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है कि इसके एग्ज़ाम में 30% जीके आता है, और हम्म 70% लगभग आपका फार्मेसी सिलेबस रहता है। हम्म तो जीके में भी जो जनरल जीके, जो 10th तक का जो जनरल साइंस या यही सब रहता है, तो एग्जाम पैटर्न यही है उसका, और अभी तक भी यही चल रहा है। और इसके अलावा जो है, जैसे इस समय जो है कुल 18 जोन रेलवे के हैं, हम्म। 18 आरआरबी हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे अगर रेलवे कोलकाता को, अगर मेट्रो जो है उसको भी जोड़ लिया जाए तो 19 जोन माना जाता है, लेकिन हम्म। है ना। तो अब डिफरेंट डिफरेंट जोन से, जैसे जब आरआरबी का आप एग्जाम भरेंगे तो उसमें आपको जोन चॉइस करने के लिए मिलता है जी कि जी आप किस पार्टिकुलर जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जी जी तो जैसे आपने आरआरबी गोरखपुर जोन सेलेक्ट किया, तो आप केवल एक ही जगह से फॉर्म भर सकते जी हैं। जी। ऐसा नहीं होता कि आप एक जगह इस जोन में डाल दिया तो दूसरी जगह दूसरे जोन से अप्लाई कर हाँ दिया। शुभेंदु जी, ये ये सवाल ना, सुविधा ये फिलहाल नहीं है। ये सवाल बच्चे पूछते हैं कि हाँ। सर हम जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या मल्टीपल जोन्स में अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। तो इस पे से थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए आप। नहीं, नहीं, इसमें ऐसा अभी फिलहाल तो सुविधा नहीं है अभी तक। जो हम्म है इसमें केवल आप एक कैंडिडेट केवल एक फॉर्म भर सकता है, और एक ही जोन से भर सकता है। हम्म इसमें फिलहाल अभी ये बाउंडेशन ही कह सकते हो उसे, हम्म है ना। तो उसी वजह से जो है आप केवल ऐसा, आपको इसलिए इसको जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय, फॉर्म भरते समय थोड़ा सा आरआरबी कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, इस पे हम्म। थोड़ा सा आपको फोकस करना ये चाहिए, भी क्योंकि ये भी केवल शुभेंदु जी फॉर्म एक बहुत भरने बड़ा से सिलेक्शन। बच्चों का ना मुद्दा रहता है इसमें कि जोन कैसे सेलेक्ट करें। तो आप तो हम्म। डिपार्टमेंट में हैं, तो आपसे बेहतर शायद ही कोई जानकारी दे पाएगा, तो इस पे थोड़ा सा बच्चों को भी अपडेट करते हैं कि आरआरबी हम जब फॉर्म भरते हैं तो कैसे चूज करते हैं वाइजली, उस पे थोड़ा सा हमें जानकारी का शेयर करिए। हाँ, थोड़ा सा जैसे मैं इस पे ये बताना चाहूंगा कि आरआरबी, जैसे मैंने बताया 18 जोन है। हम्म तो 18 जोन में भी जैसे अब हर जगह पूरे ऑल इंडिया से जब वैकेंसी आती है, तो हम्म आप मान लीजिए उसमें भी दो तरह के चॉइस करते हैं लोग जनरली जो करते हैं। हम्म एक लोग सोचते हैं कि जैसे मेरा घर, मान लीजिए मेरा घर सिद्धार्थ नगर का, मैं रहने वाला हूँ। हम्म मेरा सबसे नियरेस्ट आरआरबी पड़ता है गोरखपुर। हम्म तो मैंने गोरखपुर आंख मूंद के डाल दिया कि गोरखपुर में मेरे को रहना है, घर से दूर नहीं जाना। हम्म। तो मैं ये कहूंगा कि लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत सोच समझ के करें, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो अपनी पढ़ाई पर, या उनका इतना अच्छा मतलब होना चाहिए स्टडी कि हम्म। वो 100% में सेलेक्ट हो जाए। हाँ अगर हाँ। इतना फोकस उन पे है, इतना कॉन्फिडेंस है, तभी वो हम्म सिलेक्ट करें। हम्म नहीं तो अदरवाइज कोई दूर दराज का ऐसा आरआरबी गोरखपुर जैसा, मतलब मैंने एग्जांपल दिया है, हम्म तो कोई ऐसा आरआरबी सिलेक्ट करें जो थोड़ा सा भले दूर हो, लेकिन वहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल बहुत कम हो। क्योंकि अगर हम्म एक बार, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो अगर आप किसी भी आरआरबी में एक बार सेलेक्ट हो गए, हम्म और एक बार आप फार्मासिस्ट पोस्ट पे ज्वाइनिंग हो गई, तो उसके हम्म बाद आप अपने घर पे आसपास म्यूचुअल ट्रांसफर या ट्रांसफर, अभी उसके बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगा ट्रांसफर के क्या क्या हम्म। क्राइटेरिया हैं, कितने होते हैं। लगे हाथ तो ना उसमें ट्रांसफर के थ्रू आप अपने घर के,
लगे हाथ इस पे हाँ भी हम बोलिए। क्लैरिटी ले लेते हैं कि जो है हम्म, ट्रांसफर का सिस्टम क्या होता है। जब आपने ये मुद्दा उठा ही दिया है मैं तो अभी इसको अभी हम्म आता हूँ। मैं हम्म अभी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। तो पहले, जिससे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले ज्वाइनिंग ले लीजिए। हम्म आप कोई कहीं भी आरआरबी हो, बस आप फॉर्म भरते समय ये देखिए कि वहाँ पे कंपटीशन लेवल ज्यादा है या कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। मेरा आरआरबी गोरखपुर बहुत पास में पड़ता है। यहाँ हम्म। से 60 किलोमीटर है, मेरे घर से 80 किलोमीटर। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने इसीलिए यहाँ का भरा था। लेकिन दूसरा मैंने एक चीज और देखा था कि हम्म मेरा जो यहाँ भरने का था, मैंने ये देखा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक आरआरबी जो आपका इलाहाबाद था, एक गोरखपुर, दो है यहाँ पर जो। हम्म तो आरआरबी जो है इलाहाबाद में, मैंने देखा कि एक चीज मैंने सिलेक्शन में देखा कि वहाँ पे सीटें ज्यादा थी, हम्म वैकेंसी ज्यादा थी, पोस्ट ज्यादा थी। हम्म गोरखपुर में कम थी। हम्म लेकिन फिर भी मैंने आरआरबी गोरखपुर भरा। उसका एक रीजन तो ये भी था कि मेरे घर के पास है। दूसरा रीजन ये था कि जो है यहाँ पे सीटें कम थी लेकिन कंपटीशन यहाँ कम था। वो हम्म ऐसे कम था कि जैसे जहाँ पर ज्यादा सीटें हैं, जनरल मेंटेलिटी रहती लोगों की कि वहीं भर दो, चांसेस वहाँ ज्यादा हैं। हम्म। लेकिन वहाँ उतना ज्यादा कंपटीशन भी रहता है, क्योंकि यही सब लोग सोच के भर देते हैं। अब फॉर बिल्कुल। एग्जांपल इलाहाबाद आपका बीच में पड़ता है। अब हम्म यूपी में आपका नोएडा एरिया या पूरा उधर का यूपी, दिल्ली एनसीआर के भी काफी लोग इधर चले आते हैं। और हम्म। यहाँ से भी जो है पूर्वांचल से भी कई लोग लखनऊ में जाके, कई लोग सोचते हैं लखनऊ रहेंगे, वहाँ इलाहाबाद हम्म रखेंगे, तो यहाँ हम्म से भी कई लोग उधर चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। हम्म। और मान लीजिए अगर हम लखनऊ या आरआरबी गोरखपुर की बात करें, तो यहाँ पे कुछ बिहार के लोग आते हैं, जो बिहार बॉर्डर से लगे जो लोग, जी जी। ताकि आरआरबी पटना उनके लिए बिहार में भी है जो, तो वो लोग उधर के लिए भी चॉइस करते हैं। तो अब इधर पूर्वांचल में क्योंकि कुछ लोग इलाहाबाद चले गए, तो पूर्वांचल में गोरखपुर के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये सब इस तरह से थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना हम्म। चाहिए फॉर्म भरते समय, क्योंकि फॉर्म आपने भरा एक बार, चांस एक बार, और फिर वैकेंसी भी इतनी जल्दी आरआरबी की आती नहीं है रेलवे हाँ, फार्मासिस्ट। ये बहुत जैसे अच्छा, 2019 में आई थी। बहुत हम्म अच्छी बात आपने शुभेंदु भाई हमको शेयर की, क्योंकि ये बड़ी इंटरनल बात होती है जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वही बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे बड़ा परेशान हम्म। आते हैं कि सर कौन सा जोन, क्योंकि जोन सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कभी क्योंकि कट ऑफ वेरी करती बहुत है, बड़ा। और उसमें कभी कभी हम्म सिलेक्शन के चांसेस आपके जो है बढ़ भी जाते हैं। अगर आपने गलत चूज कर लिया तो फिर आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। तो बहुत ही वाइजली आपको हम्म। चूज करना चाहिए आरआरबी जोन जो है, खास करके। हाँ, जैसे इसका भी एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे मेरा एक, हम लोगों का ही है, संजय चौहान हमारे बाबूजी, और उसके बाद मैं, शुभेंदु यादव, एक हम्म। हमारा और दोस्त है सुशील वर्मा। जी जिस जी समय मैंने जो है आरआरबी गोरखपुर चयन किया था, जी वो जी भी महाराजगंज जिला का रहने वाला है। जी जी। लेकिन उस समय उसने इलाहाबाद जोन चयन किया। वो हम्म उसने ये सोचा कि हाँ सीटें ज्यादा है तो चांस हो सकता है ज्यादा हो। जी। लेकिन उस समय जो कट ऑफ गया था वहाँ का, वो कट हम्म ऑफ गया था वहाँ पे 58 नंबर का कट ऑफ गया था। 100 में से हम्म। 58 नंबर, 100 नंबर का पेपर रहता है। जी जी। तो अब उसका जो है उस समय 53 नंबर उसने स्कोर किया, लेकिन उसका जी। बेचारे का अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हो पाया। हाँ। और मैंने जो है आरआरबी गोरखपुर से भरा था, यहाँ का जो मिनिमम ओबीसी का कट ऑफ गया था वो 52 नंबर गया। अब हम्म। यदि उसने आरआरबी गोरखपुर का चयन किया होता, तो तो आज हो वो जाता रेलवे में डेफिनेटली। फार्मासिस्ट हम्म। 100% हो जाता है ना, हाँ। क्योंकि 52 नंबर वाले का भी जो है सिलेक्शन हो चुका है हम्म। आरआरबी गोरखपुर में। लेकिन उसने तो जो है जोन गलत, मतलब गलत चयन हुआ, चाहे कहीं हाँ अनफॉर्चुनेटली, चाहे गलती हाँ, से, अनफॉर्चुनेट भी बाय कह डिफॉल्ट। सकते हैं, लक का भी हो सकता है, हाँ, या फिर सिलेक्शन में गड़बड़ी लगभग। होगी। तो इस वजह से जो है उसका नहीं हो पाया उसमें। हालांकि हम्म उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, प्रयासरत रहा। और हम्म। आज ये कंडीशन है कि वो भी पीजीआई लखनऊ में जो हाँ, है एसजीपीजी फार्मासिस्ट में ज्वाइनिंग, उनका आ रखा है। हाँ, ज्वाइनिंग के लिए जो है लेटर का वो वेट कर रहा है, वो हम्म। उसको जल्दी ही मिल जाए ज्वाइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया गोरखपुर, मतलब जो भी हेडक्वार्टर बढ़िया चुन लिया, उसके बाद आप एग्जाम देने चले गए, तो एग्जाम में भी थोड़ा सा, एग्जाम देते समय भी जो है ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों को। जैसे मान लीजिए अगर निगेटिव मार्किंग है तो उन सब बातों को भी मिनिमम हो सके निगेटिव। और दूसरी बात, अगर आप जीके पे पकड़ है तो जीके अच्छा है। और जी जी। फार्मेसी फार्मेसी में भी चौहान सर हैं अपने, वो बताएंगे ही कि क्या क्या, मतलब सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एग्जाम देते समय। एग्जाम पैटर्न कैसा आता है उस पर तो चौहान जी बताएंगे आपको। बाकी मैं बताना चाहूंगा, जैसे सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपका मेडिकल होता है। तो हम्म। मेडिकल के लिए भी आपको फिटनेस के लिए भी थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा पहले से। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हो सके तो सॉर्ट आउट कर लीजिए। हाँ, उसको शॉर्ट इसके आउट अलावा कर ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम्म। इसके अलावा आपको एक चीज और जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम पर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायरमेंट है, उसकी लिस्ट वो लोग पहले से दे देते हैं। तो हम्म। आप उसमें से एक एक चीज, खास करके जो फार्मासिस्ट का आपका जो लाइसेंस होता है ना, जो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन उसमें जो रजिस्ट्रेशन पीसीआई फार्मेसी वाला। काउंसिल, हाँ, पीसीआई से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं, इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन होता है। हम्म उस पर आप जरूर फोकस करेंगे कि किसी ने अप्लाई कर दिया है, कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द बनवा लें।
समय हम्म। रहते। और अगर अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसको सबसे पहले कर लिया जाए। दूसरी बात, अगर कोई कैटेगरी वाला है तो अपना, जैसे मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हाँ तो हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा ले किसी भी तरह जी से, जी। और उसको समय रहते करवा ले, क्योंकि वो ये लोग उस बात समय जो है। ये बात शुभेंदु जो मैंने वीडियो में ना बच्चों को मेंशन की हुई थी कि सर्टिफिकेट पे कंफ्यूज हो रहे थे हम्म। बच्चे कि सर हम्म। ओबीसी उत्तर प्रदेश सरकार के, हम अगर मान ली यूपी के हैं तो उसमें दो है, एक उत्तर प्रदेश सरकार वाला है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। आप हम्म। किसी भी स्टेट के हैं तो भारत सरकार वाला आपको बनाना हम्म। पड़ेगा। ये बात जो है हाँ, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो वो लोग एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेते हैं। हम्म अगर मान लीजिए इनकेस आपके पास नहीं है, तो हम्म वो लोग एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के, या उस पर कुछ एक होता है शपथ पत्र, उस पर लिखवा लेते हैं कि आपको 10 दिन के अंदर ये हम्म ज्वाइन करवा, जमा करना है ला करके यहाँ बनवा के। हम्म। तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन उस ऑप्शन के लिए ना जाए, उसका इंतजार ना करें। हाँ, मान लीजिए वो मैं तो यही कहूँगा। अकस्मात वाली स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई तो हाँ, आप इन केस अंडरटेकिंग नहीं लेके। किसी का बन पाया तो हाँ, उसके लिए भी एक ऑप्शन रहता है। लेकिन बेहतर रहेगा कि सारे डॉक्यूमेंट जितने भी, जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट भी रहता है, बहुत हम्म। लोग भाग दौड़ करते हैं, तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी 2-3 जगह से बनवाना पड़ता है। हम्म। तो उसको भी बनवा के सब लोग रेडी रखें, क्योंकि जिस समय मैंने देखा, जिस समय हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, जी वहाँ जी। पे एक ऐसा बंदा मिला, उसने क्या किया था कि जैसे फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, फीस का वो स्लिप दिखा रहा था केवल वहाँ पे कि मैंने अप्लाई कर दिया है, 10 दिन में मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस बंदे को उन्होंने तुरंत निकाल दिया वहाँ। हाँ, कहा क्योंकि कि नहीं, पे सर्टिफिकेट नहीं स्लिप था ले। उनके पास, केवल और हाँ, केवल क्योंकि एप्लीकेशन का होता। अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो, पे स्लिप लेके घूम रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ये ही थोड़ी सी। बारीक और अच्छी बात आप हम्म। बता रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंट के लोग ही बता पाएंगे। तो हम्म। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बारीक जो जानकारी है वो सारी चीज़ें पता लगी, खास करके सर्टिफिकेट को लेके, और फिर आरआरबी जोन को कैसे वाइजली क्योंकि चूज जैसे करना है। हमें भी पहले। तो ये चीजें, कुछ खामियाजा हमने भी भुगता कहीं ना कहीं, लेकिन एक्सपीरियंस से सब आता है, पता चलता है। तो हम जी जी। चाहेंगे कि भाई आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, हम्म वो लोग ये चीज ना, इस परेशानी से ना गुजरे। हम्म। दूसरी चीज, मान लीजिए इसके बाद मेडिकल होता है, तो मेडिकल में अपने फिटनेस देखिए, जिसका आई का प्रॉब्लम है तो आई लेंस का अपना हाँ जो भी है प्रॉपर अपना शुभेंदु जी, आई बना का ले। कुछ सिस्टम अगर आपको प्रॉपर थोड़ा जानकारी उसकी अगर और हो तो उसके बारे में थोड़ा। कुछ बच्चे ना स्पेक्स वाले हैं, जैसे मैंने स्पेक्स लगाया हुआ है, कुछ बच्चे स्पेक्स वाले हाँ, बड़ा डिमोरलाइज होते हैं कि क्या सर सिस्टम रहता है। तो थोड़ा अगर कुछ जानकारी हो तो इस पर थोड़ा सा शेयर करिए। एक्चुअली जो है वहाँ पर जो है, मेडिकल के टाइम पे आपका पूरा आई का चेकअप कराया जाता है। तो जी जी। स्पेक्स का जैसे वहाँ पे तो ऐसा कोई उसका चेकिंग नहीं हुआ कि किसी ने हम्म स्पेक्स पहना है कि नहीं पहना है, हम्म लेंस लगाया है कि नहीं लगाया है। हम्म बाकी अगर लेंस है तो जो उसका पावर है आपके पास, जैसे वो लोग आई टेस्ट करते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जनरल आई टेस्ट होता है, कुछ रीडिंग करा करके हम्म सामने एक बॉक्स रख देते हैं कुछ दूर, और उसको आपको रीडिंग करना है, एक हम्म आंख बंद करके दूसरे आंख से, फिर इसको हम्म बंद करके अगर आपने पढ़ लिया है तो हम्म। उसके बाद आप पास। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो वो लोग पूछेंगे कि आप क्या चश्मा लगाते हैं, पावर आप कितना यूज करते हैं, तो वो आपको क्लियरली ऑनेस्टली उनको बता देना। अगर कलर मान लीजिए उस समय। हाँ। कलर ब्लाइंडनेस का भी कुछ देखते हैं क्या शुभेंदु जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कलर ब्लाइंडनेस का भी वो लोग पढ़वाते हैं वहाँ। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक आती है, उसमें वो लोग आपसे अक्षर, इसमें ABCD करके या कुछ और साइन सिंबल्स होते हम्म हैं, वो उसमें आपका चेक करते हैं। क्योंकि बिल्कुल। कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी उसमें देखा जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसके अलावा आपका जो है, जैसे सिलेक्शन हो गया, इन के सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, एक विद इन 1 मंथ आ जाता है जनरली। अगर हम्म मान लीजिए नहीं आता है तो आपको आरआरबी की जो साइट्स है उस पर लगातार आपको व्यू करना होता है, हम्म क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या कोई नया अपलोड किया है कि नहीं। अलग अलग आरआरबी के ज्वाइन लेटर जब भेजे जाते हैं तो उसमें आरआरबी पहले उसमें इन्फॉर्म किया जाता है ना। हम्म तो ये सारी चीजें होती हैं। और इसके आगे जब मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग कर लिया, तो फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट आपकी पोस्टिंग भी हो गई। अब आपकी पोस्टिंग, मैंने एक चीज बताया था कि आप कोई भी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं शुरू हाँ में, हाँ। फॉर्म भरते समय सबसे पहले वही जोन सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया बताया वो सब ध्यान में रखते हुए। अब हम्म मान लीजिए आप हैं यूपी के, आपने जोन सेलेक्ट कर लिया गुजरात में या कहीं और, आप वहाँ पोस्ट हो गए। हम्म फिर आप ये सोचेंगे कि जैसे पोस्टिंग मेरी यहाँ हो गई तो अब मैं घर कैसे जाऊँ, तो उसके लिए हम्म कुछ रेलवे के ट्रांसफर के रूल्स हैं, नियम्स हैं। हम्म। अब जल्दी इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं उसके, हाँ किस हाँ किस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल, हो सकते इस पे थोड़ा हैं। तो सा एक शेयर ट्रांसफर तो करिए। होता है। हम्म एक ट्रांसफर का तरीका जिसे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जिसे कहते हैं। वो हम्म अपनी इच्छा से कोई कहीं जाना चाहता है तो ऑन रिक्वेस्ट, आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है। तो हम्म HRMS एक एप्लीकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम्म इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट। तो हम्म उसमें अगर आपके जहाँ जाने की इच्छुक है वहाँ अगर सीट रहेगी खाली, तो हम्म। आपको वहाँ पे भेज दिया जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा दूसरा है ऑप्शन म्यूचुअल ट्रांसफर का। हम्म जैसे मान लीजिए आप गुजरात से आना चाहते हैं यूपी, यूपी से कोई गुजरात जाना चाहता है, हम्म।
तो आप उसके द्वारा उसको वहां से अप्लाई करना पड़ता है आपको, यहाँ से इसके द्वारा आप यहाँ आ जाएंगे और वो आपकी जगह चला जाता है। हम्म। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा फिर एक और ऑप्शन है, मान ली कोई शादीशुदा है, हम्म। उसकी वाइफ जो है कार्यरत है, किसी गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है कार्यरत। मान हम्म। लीजिए कोई टीचर है, हाँ तो हाँ। उसकी वाइफ यूपी में जॉब कर रही है, वो गुजरात में जॉब कर रहा है, तो वो हम्म। स्पाउस ग्राउंड उसको कहते हैं, ट्रांसफर। हम्म। तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर भी लगाया जाता है, उसके थ्रू भी आ जाता है। और हम्म। इसके अलावा एक चौथा एक मोड और है ट्रांसफर का, इसको कहते हैं ऑफिशियल ग्राउंड बेस्ड ट्रांसफर। हम्म। ट्रांसफर ऐसा होता है यदि प्रशासन कहीं चाहता है भेजना किसी को, तो हम्म। प्रशासन अगर कहीं किसी कंडीशन वश या किसी कारणवश भेजना चाहता है, तो वो ऑफिशियल लेटर जारी करता है, तो उसमें कुछ हम्म। आपको ऑफिशियल ग्राउंड पे जो ट्रांसफर होता है उसमें कुछ भत्ता दिया जाता है। जो हम्म। आपका बेसिक है उसका 1/3 मिल जाता है, 10 दिन का छुट्टी मिलता है, तो उसके अदर बेनिफिट है। तो वो चौथी कंडीशन हुई। तो इन चार तरीके से आदमी आ जाता है, कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास पहुंच जाता है। हम्म। 2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन वो आ जाता हम्म। है। ठीक है, बाकी ये तो रहा ट्रांसफर की बात। बाकी रेलवे फार्मासिस्ट में जॉब करते समय आपको जो है अच्छा भी लगेगा, इवन एंजॉय भी करेंगे। जैसे रेलवे का फार्मासिस्ट है, तो हाँ रेलवे उसको रेलवे का बेनिफिट भी देती है कुछ। हाँ, इसके शुभेंदु जी जो पर्क्स हैं ना, जो फायदे वगैरह बेनिफिट सर्विसेज दे रही हैं, वाइफ को, अगर हम्म, हम फैमिली मैन है तो वाइफ को क्या दे रही है, अपने फैमिली मेंबर को क्या दे रही है, हेल्थ सर्विसेज में इंश्योरेंस वगैरह कुछ दे रही है, वो थोड़ा सा एक बार आप उस पर प्रकाश डालें अगर कुछ जानकारी दे पाए तो। हाँ हाँ, जैसे अब रेलवे के हैं तो रेलवे गवर्नमेंट जो है बहुत कोऑपरेटिव भी है। और हम्म। इवन रेलवे की जॉब जो ऐसी है कि उसमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको जो है पहला बेनिफिट से यही है कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ट्रेन में हालांकि लोगों की एक गलतफहमी ये रहती है कि जैसे हम अगर रेलवे जॉब में हैं तो हमारे लिए एक सीट वहां पे बुक पड़ी है, फिक्स है। हाँ ऐसा हाँ नहीं हाँ। होता है। हम्म। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। होता क्या है कि आप उस सीट पे बैठ के तो जा सकते हैं एसी, जैसे हम लोग रेलवे फार्मासिस्ट हैं तो थर्ड एसी हमें अलाउ होता है जब हम्म। हमें हमारी स्टार्टिंग होती है। जैसे हम्म। जब हम स्टार्टिंग में 2800 ग्रेड पे रहते हैं, हम्म। तो थर्ड एसी तक अलाउ रहता है। हम्म। फिर 2 साल बाद जब हमारी इंक्रीमेंट होकर के मतलब ग्रेड पे हमारा 4200 लगता है, हम्म। लेवल 6 होता है, तो हम सेकंड एसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उस समय। हम्म। तो उस समय जैसे आप मान लीजिए 28 फर्स्ट फर्स्ट 2800 ग्रेड पे आपको 3 पास मिलता है, फुल पास जिसे कहते हैं। हम्म। और एक रेलवे पास होता है, 3 फुल पास होता है, और या फिर इसी को 6 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। हाफ का मतलब, मान लीजिए आप यहाँ से गए, एक तरफ का हुआ, यही हाफ हो गया, 1 हाफ। आप उधर से इधर आ गए तो सेकेंड हाफ हो गया। अब दो मिला करके एक फुल पास होता है। अब ये आपको जैसे फर्स्ट 2800 ग्रेड पे में 3 फुल पास मिलता है, या कह दीजिए इसी को 6 हाफ पास मिल रहा है। जब आप 4200 ग्रेड पे पहुंचते हैं तो आपको 5 फुल पास मिलता है। और उस तरीके से 5 दूनी 10, हाफ हो गए, 10 हाफ पास मिलता है। फुल पास का मतलब ये है कि मान लीजिए आप श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाना चाहते हैं, और हम्म। डायरेक्ट कोई ट्रेन जा रही है, तो हम्म। आप उसमें थर्ड एसी में टिकट बुक करा सकते हैं फुल पास में, जाने और आने दोनों का। ठीक हम्म। है, तो उसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता। इसके अलावा मान लीजिए आपका 3 फुल पास खत्म हो गया, तो हम्म। आपको जो है पास पीटीओ दिया जाता है। वो हम्म। मान लीजिए आपने शुरू में जैसे फर्स्ट 2800 ग्रेड में आपको छह मिलता है। हम्म। उसमें क्या होता है कि आपको जो टिकट रहेगा उसका 1/3 आपको पे करना पड़ेगा, हम्म। और बाकी का जो है फीस वो माफ रहेगा। जो भी रेलवे का टिकट रहेगा, पैसा हम्म। रहेगा, उसका 1/3 पे करना पड़ेगा। हम्म। तो ये इसमें पास का है। दूसरा ऑन ड्यूटी पास होता है। ऑन ड्यूटी पास ये होता है कि मान लीजिए ड्यूटी पर्पज से आप कहीं जा रहे हैं, हम्म। तो उसमें आपको जो है आपको जो आपका जो कार्यालय है वहां से एक पास बना के देगा। उसके हम्म। द्वारा आपको रिजर्वेशन कलर के पास जाके रिजर्व करवाना पड़ेगा एक सीट, तो हम्म। आपको मिल जाएगा, एक सीट रिजर्व मिल जाता है, तो उसमें भी आपका पैसा नहीं लगता है। तो हम्म। दूसरा ये है फायदा। और इसके अलावा जो है मान लीजिए मेडिकल की फैसिलिटी कहा गया, मेडिकल तो मेडिकल फैसिलिटीज फैसिलिटी भी। शुभेंदु जी, इस पे कुछ जो देती है सरकार, उस पे थोड़ा सा बताएं फैमिली मेंबर्स को, या अपने जो स्पाउस है उनको हाँ। या बच्चों को। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज या कोई भी फैसिलिटीज इवन रेलवे की है जो, या मेडिसिन का जो मेडिसिन सुविधा भी लेते हैं, हम्म। कोई फैसिलिटी लेने के लिए पहली बात तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप रेलवे के एम्प्लॉय हो। जी इसके जी। अलावा जो आप पे डिपेंडेंट होंगे हम्म। उनको मिलेगा। डिपेंडेंट में जैसे आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये हम्म। लोग तो डेफिनेटली आएंगे। हम्म। इसके अलावा कई कई सारी क्राइटेरिया हैं डिपेंडेंट की, जैसे माँ बाप भी डिपेंडेंट में आते हैं, हम्म। सिस्टर भी आ जाती है, कोई भाई हम्म। है तो वो भी डिपेंडेंट में आता है। हम्म। उसका कई सारे क्राइटेरिया, जैसे माँ बाप तो तब आएंगे, जैसे मान लीजिए माँ बाप अगर दोनों जीवित हैं तब नहीं आएंगे डिपेंडेंट में। हम्म। अगर मान लीजिए पिताजी नहीं जीवित है, खाली माँ हम्म। है, तो माँ डिपेंडेंट में आ जाएगी। हम्म। सिस्टर की शादी नहीं हुई है तो सिस्टर डिपेंडेंट में रहेगी। हाँ हाँ और हाँ। आपका लड़का खुद का जो है वो अगर जब तक 21 साल पूरा नहीं कर लेगा, क्योंकि 21 साल के बाद माना जाता है कि वो कोई ना कोई हाँ ऑक्यूपेशन अपनी, पालेगा। हाँ अपनी आय जो है, अपनी आय के लिए वो हाँ। कर हाँ, सकते हैं। तो 21 साल तक लड़का डिपेंडेंट माना जाता है, लेकिन 21 साल के बाद भी अगर आपका लड़का कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है,
तो उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ सब जमा करना पड़ता है, तब हम्म वो डिपेंडेंट में कंसीडर किया जाएगा। हम्म 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 तो पढ़ाई की बात की है हमने, तो पढ़ाई में अब मेडिकल सुविधा में जैसे ये भी है कि मान लीजिए साहब, आपको कोई भी भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हम्म यदि किसी को परिवार में किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या है, हम्म कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब वो रेलवे में इलाज नहीं करवा पा रहा है, कहीं प्राइवेट डॉक्टर से भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा रहा है, तो हम्म। उसमें भी रेलवे अपनी तरफ से 70% फीस देती है, अच्छा। और 30% एम्प्लॉय को लगाना पड़ता है। ओके। तो ये सारी सुविधा है। इसके अलावा जो है बाकी जो मेडिसिन का जो सुविधा है, मेडिसिन आप कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से एक उम्मीद कार्ड बनता है, वो हम्म आप पूरा ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी जाके किसी भी रेलवे हॉस्पिटल से दवा ले सकते हैं। इसके लिए हम्म। जरूरी नहीं कि आप जहाँ काम करते हैं वहीं पर दवा ले सकते शुभेंदु जी, लीव पॉलिसीज हैं। वगैरह, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ना चाहे या थोड़ा हाँ लेट ज्वाइन करना चाहे, हाँ तो कुछ ऐसी लीव की हाँ पॉलिसीज हैं क्या रेलवे में? हाँ, बिल्कुल। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है शुभेंदु जी, वो बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि इसमें से हम लोगों को सीएल मिलता है 10 सीएल, बाकी 30 एलएपी, दस हम्म एलएचएपी। तो हम्म ये सब जनरली दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई दिक्कत हो गया है, तो हम्म आप उसके लिए सिक लीव भी ले सकते हैं। हम्म मैक्सिमम 3 साल के लिए सिक लीव दिया जाता है। हम्म। और वो एजुकेशन डिपेंड के लिए कोई करता है लीव वगैरह आपके। ले सकते हैं हम, कुछ मतलब लीव लेके पढ़ाई पे जा सकते हैं, ऐसा कुछ पॉलिसी है क्या? हाँ, एजुकेशन के लिए जैसे मैं बताया कि उसमें यही है, मान लीजिए कितने साल का ड्यूरेशन है आपका पढ़ने का, या आगे हम्म कोई तैयारी कर रहे हैं तो कितने टर्म के लिए आप जाएंगे, कितने हम्म टर्म के लिए आप तैयारी करेंगे, या पढ़ाई करने जा रहे हैं तो कितने लिए। आप मान लीजिए कोई तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम का, कहीं हम्म कोचिंग में ज्वाइन करके, तो कितने हम्म ड्यूरेशन में रहेगा। तो वो हम्म सारा जो है उसी इंस्टीट्यूट से साइन करवा करके, लिखवा करके, हम्म और इस तरह से डिपार्टमेंट में लाके जमा करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जैसे डीआरएम में, डीआरएम तक जाता है, जो आपका डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, तो डिविजनल फाइनल रेलवे। अथॉरिटी उसी का परमिशन, हाँ, उसी का हम्म। परमिशन मिलता है। जी तो जी। यदि वो अलाउ करता है तो आप उसके लिए जा सकते हैं, और जी जनरली जी। ऐसे दे दिया जाता है कि हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जी जी इसके जी। अलावा मेडिकल की बात हो गई है, तो मेडिकल की बातें हो गई। इसके अलावा जो है आप मान लीजिए और भी जैसे कई सारी फैसिलिटीज में दिया जाता है, पढ़ने का हो गया, पढ़ाई लिखाई का हो गया, मेडिकल फीस हो गया। हम्म और और जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन की बात किया जाए, बच्चों का भी, तो बच्चों हम्म के लिए भी जो है पढ़ाई में छूट दिया जाता है। हम्म। पहली से 12वीं तक के बच्चों, मतलब 12वीं क्लास तक का जो है हाँ। रेलवे गवर्नमेंट जो है अफोर्ड हम्म करती है फीस। हम्म और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है इनका, जैसे अभी क्या है कि एनुअल जो है पहले 22,000 था, तो उसमें हम्म 20-25% इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम्म एनुअल एनुअल जो है अब ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास आपका जो है हम्म गवर्नमेंट देती है। और हम्म आप मैक्सिमम जो है 2 बच्चों को मतलब रेलवे गवर्नमेंट अफोर्ड करती है पढ़ाने के लिए। हम्म और 2 बच्चे से 3 बच्चे भी हो सकते हैं। उसमें ये हम्म केस रहता है कि अगर आपका सेकेंड टाइम जो बेबी हुआ है उसमें ट्विन बेबी हो जाए, तो हम्म आपके तीनों बच्चों को जो है मतलब बेनिफिट दिया सकता है। हम्म। वैसे 2 बच्चों को ही जो है दिया हम्म। जाता है। ये तो तो लक वाली और बात है, कि ठीक वो है तो लग वाली क्योंकि बात है। हाँ। हाँ, अगर वही वही बंदा अनलकी हो जाएगा, अगर फर्स्ट टाइम में 2 गए तो तुरंत उनको मिल जाएगा। तो हम्म उसे लगेगा कि यार सेकंड टाइम नहीं हुआ, तो ये हम्म तो खैर बात की बात है, मैक्सिमम 2 बच्चों को दिया जाता है। और बाकी अगर हैंडीकैप्ड बेबी हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए जो है इसका डबल पैसा हो जाता है, मतलब हम्म एनुअली। और हम्म अगर मान लीजिए हॉस्टल फीस में, अगर मान लीजिए कहीं पढ़ने जाता है आपका बेबी और हॉस्टल में रहता है, तो हम्म एनुअली लगभग 81,000 के आसपास उसको गवर्नमेंट देती है, हम्म रेलवे गवर्नमेंट। तो ये सारी अदर बेनिफिट्स भी हैं इसमें। हम्म। तो, तो शुभेंदु इस जी, तरह से जो बच्चों का है एक मतलब। बड़ा, मैं कुछ क्वेश्चंस ना कॉमन से जो बच्चों के डाउट हैं उस पे मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। उसमें बच्चे जैसे कुछ हाँ कहते हैं कि सर हम लोग बहुत हाई फाई कॉलेज के नहीं पढ़े हैं सर, यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, लोकल जो कन्वेंशनल बोर्ड है, ट्रेडिशनल बोर्ड है, उसके हिसाब से हम लोग हैं। तो क्या उसके लिए मतलब सीबीएसई बोर्ड से आईसीएसई बोर्ड, या बहुत हाईटेक एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर बेसिक एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, चलेगा बेसिक एजुकेशन? अ, देखो ऐसा है, जैसे रेलवे फार्मासिस्ट अगर बनना है आपको, रेलवे फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम्म इसके लिए मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के हम्म आए हो। बस ये जो मिनिमम क्राइटेरिया रेलवे बोर्ड मांगता है, हम्म। जैसे अभी क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी लेता है केवल। हाँ हाँ हाँ। अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से आपने किया है, हम्म तो आप पूरी तरह से एलिजिबल है। हम्म उसका एग्जाम्पल मैं ये भी देना चाहूंगा कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक आया था बंदा, हम्म वो पीएचडी करके आया था, हम्म बहुत तगड़ा पढ़ाई वढ़ाई करके 5-6 पेपर ऊपर पब्लिश करके, कितने हम्म सारे अवार्ड अवार्ड लेकर के पढ़ाता है वो एक जगह, लखनऊ में कहीं किसी फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल था इवन। यहाँ हम्म तक कि वो भी आया था उसमें फाइट करने हम्म हम लोगों के साथ। हम्म तो अब उसका अनफॉर्चुनेटली 1 नंबर कम था सिर्फ मिनिमम कट ऑफ से।
जैसे हम्म 52 कट ऑफ थी, उसका 51 था। हम्म तो उसको लगा कि मैं अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सारी अचीवमेंट जिंदगी भर की दिखा करके वहां पर हम्म कुछ अपना हम्म उल्लू सीधा कर लूंगा, या कुछ हम्म ले दे करके इधर उधर 3 5 करके कुछ घूस फूस हम्म दे के हो जाएगा। तो हम्म वो उसका वहाँ फिलहाल एक भी नहीं चला। हम्म सारी डिग्री उसने खोल के रख दी। हम्म उन्होंने सीधे सीधे कहा भैया जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी हम्म या आपका बी फार्मा, अगर डिप्लोमा नहीं है तो बी फार्मा होगा, वो हमें हम्म दिखाइए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। तो हम्म आप लोग ये सोच करके कंफ्यूजन मत रहिए कि हमें वो कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन से पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत हम्म हाई फाई होना चाहिए, पीएचडी हम्म वीएचडी हो तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, या हम फार्मा करके आए हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम पे। ऐसा हम्म कुछ नहीं है। इवन जॉब हम्म में भी ऐसा अभी तक कुछ नहीं है कि कोई हम्म हम फार्मा या पीएचडी करके आया है तो उसको उसका प्रमोशन जल्दी हो जा रहा है, या ऐसा कुछ अभी तक नहीं है। हम्म ज्वाइनिंग के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको उसका बेनिफिट, या पीएचडी हम्म करके आए तो आपको पहले ज्वाइनिंग दे देंगे। तो हम्म आपने कहीं से भी पढ़ा है, बस ये है कि पढ़ाई का जो भी सिलेबस है आपने उसको उस टाइम कितना अच्छे से तैयारी किया है, वो हम्म पढ़ाई का आपका जो लेवल है वो कितना ऊंचा है, वो डिपेंड हम्म। करता है। शोभित, आपने जैसे एक पढ़ाई या अच्छे। एक एक बड़ा हाँ कॉमन सा, बोलिए। बीच में थोड़ा सा टोक रहा हूँ आपको, बीच में एक बड़ा कॉमन सा ना क्वेश्चन बच्चों का आता है। जैसे हम लोग थे अपने टाइम पे, फाइनल हो गए उसके बाद हमने अपने भविष्य के बारे में सोचा कि हमें फार्मासिस्ट बनना है, जीपट देना है, डीआई देना है। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा सा हमसे स्मार्ट हैं और वो थोड़ा अवेयर रहते हैं। तो कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन बिल्कुल। करते हैं, कुछ सेकंड ईयर से, कुछ थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से। तो क्या ये जो अर्ली टू स्टार्ट वाली अप्रोच है वो कितनी बेटर आपको लग रही है? आप अपना कुछ ओपिनियन अगर शेयर करना चाहें तो। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर आपका गोल सेट है, हम्म। जैसे हम लोगों की बात थी तो हम लोग उस समय जो है ज्यादा इतना कुछ था नहीं, गाइड करने वाले नहीं थे, या जी। यूं कहिए कि कोई ऐसा सीनियर नहीं मिला कि जो अच्छे से मार्गदर्शन कर सके। हम्म। और आप लोग तो फिर भी इतने लकी हैं कि संजय चौहान जैसे सर मिले हैं, जी और इतना स्ट्रगल इन्होंने भी किया है, हमने भी किया है। तो वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ भी, हम भी कर रहे हैं। तो जी। उसमें आपको, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वेल फोकस्ड हैं कि हमें फार्मासिस्ट बनना है, या हम्म हमें जो है जो भी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ, क्या हम्म हमें डीआई बनना है, क्योंकि दोनों हम्म का लगभग तैयारी है, जो भी है सिलेबस है वो फार्मेसी, जो बैकग्राउंड है फार्मेसी सब्जेक्ट है वही रहता है। तो हम्म अगर आप दोनों के लिए तैयारी करें साथ साथ, या फिर केवल फार्मासिस्ट के लिए करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? इसके लिए मैं यही कहूँगा क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही अगर आप लगते हैं तो आप अच्छे से फोकस रहेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से जो है हम्म मतलब एजुकेशनल जो आपका मतलब प्रोफेशनल जो आपका एजुकेशनल टाइम पे जो आपका जो सिलेबस रहेगा, जिसको आप हम्म फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम देंगे, उसके लिए भी वो फायदा करेगा। हम्म और इवन आप उसको करके आएंगे तो आपको बाद में जो एग्जाम्स कभी भी आती है वैकेंसी, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा आपने मान लीजिए 4 साल बी फार्मा पढ़ा, 4 साल बी फार्मा करते ही तुम्हारी वैकेंसी आ गई, या 2 साल डिप्लोमा किया तुरंत डिप्लोमा करते ही आपके लिए वैकेंसी आ गई। अगर हम्म तुरंत आ गई तो भाई आप बहुत बड़े लकी हो। लेकिन हम्म अगर अगर आपको अनफॉर्चुनेटली 1 2 साल 3 साल वेट करना पड़ गया, तो उस समय मान लीजिए आप किसी और की तैयारी में लग गए, किसी और जगह लग गए, या कहीं जॉब पकड़ ली, तो उस समय तैयारी का लेवल थोड़ा सा गिर जाता है। लेकिन अगर आप शुरू से ही तैयारी करते रहेंगे तो वो आपका लेवल जो है, या वो नॉलेज खराब नहीं जाएगा। तो हम्म उस समय जब आपकी वैकेंसी आएगी तो केवल एक रिफ्रेश रिवीजन करने की जरूरत होगी, हम्म ताकि आपका सब रिवाइज हो जाए। लेकिन अगर हम्म आप शुरू से फोकस नहीं रहेंगे, शुरू से तैयारी के लिए या इस गोल को लेकर नहीं फोकस रहेंगे, तो बाद में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। बिल्कुल। इन द केस अगर वैकेंसी लेट आती है आपके पास आउट होने के बाद, हम्म। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे लोग। शुभेंदु जी, एक बड़ा और तो क्वेश्चन बड़ा कॉमन रहता है ना बच्चों का, क्योंकि बच्चे, कुछ बच्चे हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ शॉर्ट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, 6 महीने में भी हो जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की प्रक्रिया इतनी रहती है कि 6 महीने तो मिनिमम लग ही जाता है। लेकिन कुछ बच्चे हाँ हैं जब 1.5 2 साल 3 साल से बैक टू बैक लगे रहते हैं, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो परेशान होते हैं हम्म, कि सर कैसे, आखिर सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो। तो आपने भी, आपकी जर्नी भी थोड़ी सी लंबी रही है, लेकिन आपने अल्टीमेटली वो जो स्ट्रगल खत्म हुआ। तो जो हमारी जर्नी होती है हम्म। ना, जैसे मैंने भी बहुत काफी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, अभी भी कंटिन्यू स्ट्रगल जारी है। तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा जाए? देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है बच्चों की तरफ से। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाला अपना काम तो कर रहा है, गवर्नमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वैकेंसी निकालती है, सिलेक्ट हो गया लेकिन उसने निरस्त कर दिया किसी कारणवश। तो ऐसे में उनको अपना जो है होप नहीं खोना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ये सोचना कि चाहिए कि ठीक है जो हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ नहीं तो किसी और जगह काम आएगा। क्योंकि आप मान लीजिए आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं केवल लाइफ में बस एक आरआरबी ही ऑप्शन है, या हम्म। रेलवे का फार्मासिस्ट बनना ही एक ऑप्शन है। जी जिसके जी। लिए जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया CGHS SIC, या हम्म एम्स भी, एम्स फार्मासिस्ट भी बेटर ऑप्शन है। तो हम्म इन सब के लिए भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सभी का सिलेबस लगभग लगभग सेम रहता है, क्योंकि सभी का फार्मासिस्ट बनना है और हम्म फार्मेसी बैकग्राउंड रहता है।
तो हम्म। आपको सिर्फ एक पर फोकस नहीं रहना चाहिए कि हमें सिर्फ आरआरबी का फार्मासिस्ट बनना है, या हम्म। इसका मैंने एग्जाम दे दिया 3 साल तक, मान लीजिए आपका नहीं हो पाया ज्वाइनिंग, हम्म। आपने सारा स्टेज क्वालिफाई कर लिया है, बस वहां से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पा रहा है, या सीट हम्म। नहीं खाली हो पा रही, कभी कभी दिक्कत होती है, मेरे साथ भी दिक्कत हुआ। हम्म। 2019 का मैं पास आउट था, हम्म। मैंने एग्जाम क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा 2019 दिसंबर तक हो गया। फिर मैं हम्म। 2-3 साल तक वेट किया, उसके लिए मैंने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि मैं एक जगह हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा कि जी जी। गवर्नमेंट मेरे हाथ में लाकर पकड़ाएगी। नहीं, वो स्ट्रगल क्या कहते हैं। जर्नी, मैं आपसे जब इंटरेक्शन हो रहा था तो वो तो एक स्ट्रगल था ही, वो तो खैर हम्म, आ, उसके बारे में जानकारी काफी तो आपने स्ट्रगल भी किया, लेकिन अल्टीमेटली जो है अंतोगत्वा सिलेक्शन हम्म, फाइनली हो ही गया और तो कहने जॉब मिल हाँ, गई। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट या सरकारी कोई आदमी आएगा मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे के जाएगा तब मैं जाऊंगा ज्वाइनिंग करने, जी जी तो जी। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है लगी लगाई नौकरी हाथ से खो गए। तो जी जैसे जी। मान लीजिए अगर ज्वाइनिंग सब कुछ होने के बाद भी अगर 1 महीने बीत गया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया आपके पास, हम्म। तो आप रेलवे भर्ती बोर्ड जहाँ से भी आपने भरा था फॉर्म, वहां पर जाइए, उनसे बात कीजिए कि हम्म। भैया किसी का हुआ कि नहीं हुआ है, या मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ है, अपडेट तो लेना आप जरूरी उसको। है, ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के हाँ, बैठना है। हाँ, बस बस इंतजार नहीं करना कि बस बैठे रहो, इंतजार मैक्सिमम 1 महीना। अगर हम्म। आपके घर पे लेटर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप तुरंत जाइए, वहां हम्म। पता करिए कि बाकी जो फार्मासिस्ट थे। और एक चीज और मैं थोड़ा सा आप बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस हम्म। समय आप ही के आरआरबी में आप ही जैसे फार्मासिस्ट के लिए बैठे हुए कई सारे लोग आए होंगे, तो हम्म। वहां पे आप कईयों का हो सके बातचीत करते करते उनका फोन नंबर कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, हम्म। ताकि आपको ये भी पता रहे कि आप तो हैं, आपके साथ वाले का क्या स्टेटस है, क्या उसका भी हम्म। ज्वाइनिंग नहीं हुआ, या हम्म। उसका कहीं हो गया, आप ही खाली रह गए। हम्म। हम्म। जैसे मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, हम 2-3 लोग थे जुड़े हुए, पता चला हम्म। हमसे लोअर रैंक वालों की हमसे पहले ज्वाइनिंग करवा दी गई, हम्म। बाद में पता लगा ये बात। और हम हम्म। लोग वो है टॉप रैंकर्स थे, मेरा ओवरऑल सेकंड रैंक था, हम्म। जनरल कैटेगरी का रैंक मेरा सेकंड रैंक था। लेकिन हम्म। फिर भी मेरा जो उन लोगों के बाद में ज्वाइनिंग हुआ, तो इससे क्या हम्म। हुआ कि आपको बाद में सीनियोरिटी का लॉस हो जाता है। हम्म। जैसे आपको होना चाहिए था सीनियर, क्योंकि आपका फर्स्ट रैंक आया है, हम्म। आपको पहले ज्वाइनिंग मिलना था, लेकिन हम्म। आप थोड़ा सा लापरवाही किए, या जो भी है उनकी लापरवाही को आप ध्यान नहीं दिए, है हम्म। ना, और आप बाद में जाके ज्वाइन किए तो आप जूनियर हो जाओगे, हम्म। है ना, तो उसमें आपका पैसा लॉस, समय का लॉस, और जो भी जूनियरिटी सीनियरिटी लॉस, वो सब भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो बेटर हम्म। रहे आप जितने जागरूक रहेंगे, जितने एक्टिव रहेंगे, उतनी जल्दी आपका काम होगा। हम्म। और दूसरी बात मैंने बताया कि आपका आरआरबी रेलवे में नहीं हुआ है, तो आपको उम्मीद नहीं खोना है, आपको वही तैयारी जारी रखना है। हाँ, थोड़ा सा उसके लिए जो है सब कुछ होने के बाद आपको प्रयासरत रहना है, मैंने जो बोला कि आपको एक्टिव रहना है। इसके हम्म। अलावा साथ में अगर कोई और वैकेंसी आती है, जैसे सीजीएचएस आ गया, या एसआईसी का कोई भी आ गया फार्मासिस्ट का, इवन हम्म। स्टेट फार्मासिस्ट भी आ गया, तो अगर आप स्टेट फार्मासिस्ट के लिए भी इच्छुक हैं, तो उसके लिए हम्म। आप जाकर के एग्जाम दें, जो भी जॉब पहले मिले आप उसको ले लीजिए। क्योंकि मान बिल्कुल लीजिए बिल्कुल। आपका स्टेट गवर्नमेंट में पहले हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, पता हम्म। चला 3 साल बाद आपको फिर जो है कॉल लेटर आ गया आपके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम्म। आप यहाँ पर रिजाइन दे करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके इसके ओके। सारे जो है ऑफिशियल सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो इसलिए हम्म। जो है किसी को भी मतलब धैर्य नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हम्म। खोना, बाकी अपने पढ़ाई पर अपने पे फोकस रखना है, भरोसा रखना है। जी जी। और फाइनली ऑल इज वेल, ये तो सब जानते हैं, हाँ है बिल्कुल ना। बिल्कुल, जब अंत भला तो सब भला। सब भला। और मेरे ख्याल से शायद शॉर्ट सेशन थोड़ा सा है, मेरे ख्याल से मैं तो सोच रहा था कि एक शॉर्ट सेशन में सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन बातें आप कितनी बढ़िया लगे और डिपार्टमेंट कितनी आंतरिक आपने जो जानकारी दी, वो सारी चीज़ें जो है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट, वही बता पाएंगे। तो मैं चाह रहा था कि मेरे जो मित्र हैं वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, अगर इस बीच डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दोबारा हम कनेक्ट करके कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। हाँ, हाँ, बिल्कुल 5-10 मिनट उसको एक्सटेंड कर लेंगे सेशन, ताकि बच्चों के मैक्सिमम कवर हो जाए। तो अभी मैं इस सेशन में कंटिन्यू बिल्कुल। करते हैं, इन केस अगर डिसकंटिन्यू हम लोग होते हैं तो फिर जो है दोबारा से सेशन कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल अ, बिल्कुल। शुभेंदु जी, जैसे कुछ टॉपर्स की कॉमन स्ट्रेटजी होती है जो सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ यूनिकनेस होती है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ खास बातें होती हैं। तो आपने अपने टाइम पर क्या वो बातें जो है, क्या क्या महसूस किया, वो थोड़ा सा शेयर करें। अब टॉपर वाली बात तो आपसे अच्छा कौन जानता होगा। आपकी भी आपकी भी जो है यूनिक स्ट्रेटजी थी, जैसे जी। कि स्टडी टाइम पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हम्म। तो वो तो आप बेहतर बता पाएंगे। जी जी। और आप जैसे कि यूपीटीयू के भी जो है टॉप रैंकर्स में रहे हैं, ओवरऑल थर्ड रैंक भी आपकी आई है, जी जी। गोल्ड मेडलिस्ट, तो ये सब भी लिस्ट में रहे हैं। तो टॉपर्स की जैसे स्ट्रेटजी है, क्या कहूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को अपनी खुद की एक हम्म। स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हम्म। कोई टॉपर है या कोई बेकार है, कोई कैसा भी हो, उसके उससे कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए अपने को। हम्म। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, हाँ, ये जरूर करना चाहिए कि अपना जो है खुद का एक इवेल्युएशन करते रहना चाहिए। हम्म। जैसे अगर मेरा कहीं कम नंबर आया, कोई सी एग्जाम में मैं फेल हो गया, तो वहाँ क्या कारण था, मेरा हम्म। पढ़ाई में कमी रहा या कोई और रीजन था, फिर हम्म। उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहिए।
हाँ, दूसरा क्या कैसे कर रहा है उसको सीखो, लेकिन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना हम्म। चाहूँ।